बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक बुड़ाइच। आज के शो में हम बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ की सेहत और उसके ऊपर फिर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, और दरमियान में अब मज़ामत है, मुफाहमत है, और फिर महमूद अचकज़ई साहब हैं जो कि कोई रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन इतलात ये भी हैं कि पार्टी फिर आमने सामने खड़ी हो जाती है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, जिनको खान साहब ने मैंडेट दिया कि वही मुज़ाकरात करेंगे, वही इस तहरीक को आगे लेके बढ़ेंगे। आज के शो में हम ये भी बात करेंगे, और मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी बड़ी अहम है कि नई जेल बन रही है, 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी, बानी तहरीक इंसाफ को इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे बांग्लादेश के इंतखाबात की, अवामी रेफरेंडम की, क्या हुआ, BNP कैसे अक्सरियत ले गई, और वहाँ पे इलेक्शन में क्या कोई शोर मचा धांधली का, ये भी जो सारी बातें हैं, रिज़ल्ट्स क्या कह रहे हैं, हुकूमत बनेगी तो कैसे आगे चलेगी, इस पे हम बात करेंगे आगे चल के। हमारे साथ पहले सेगमेंट में जनाब फैसल चौधरी साहब होंगे, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वकील हैं, और जनाब निहाल हाशमी साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो मैं पहले निहाल हाशमी साहब आपसे आगाज़ कर लेता हूँ कि ये क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा भी, अदालत ने भेजा, और रिपोर्ट भी जमा करवाई गई, तो ये क्या चल रहा है उनकी इसकी सेहत को लेके, बानी तहरीक इंसाफ की सेहत को लेके? तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान कह रहे हैं कि आप लोग बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। कि सेहत, अल्लाह से दुआ है कि सबको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती के साथ रखे। मगर सेहत एक ऐसी चीज़ है जिसके मसाइल तो हमेशा पैदा होते रहते हैं। कुछ मेंटल सेहत का होता है, कुछ फिजिकल सेहत का होता है, कुछ एजिंग का होता है मामला। खान साहब का 2 बड़ा बुनियादी मसला है, एक तो एजिंग का मामला है, दूसरा उनका मेंटल सेहत का मामला है, और तीसरा जो उनके कारकुनार और उनकी फैमिली और उनके जो चाहने वाले हैं वो कभी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होते, कहीं एक जगह होते हैं, दूसरे जगह होते हैं, कभी कोई स्टैंड लेता है, कभी कोई दूसरा स्टैंड लेता है। ये जो बड़ा कुछ उनके साथ उनकी मुलाकातें और दीगर चीज हुई, उसकी वजूहात में मेन चीज उनकी सोशल मीडिया टीम और उनके वो लीडरान है, जो अगर इमरान खान साहब कहते हैं 1-2 तो वो आगे से 1 से लेकर 200 तक की पहाड़ा पड़ जाते हैं, और उल्टे सीधे जो भी बयान होता है कर देते हैं, खास करके अफवाज पाकिस्तान के बारे में, और फिर मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में, और दीगर चीज़ों के बारे में, और पाकिस्तान की सलामती के बारे में, और टेररिज्म के बारे में। तो दुनिया में कोई भी हुकूमत इस तरह की चीज़ें अफोर्डेबल नहीं कर सकती। और सिर्फ हमारे यहाँ ये नहीं कि टेररिज्म की बात होती है, हमारे यहाँ टेररिज्म हो जाती है, हमारे यहाँ अमवात हो जाता है, हमारे यहाँ नुकसानात हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ रोका गया था उनका। अब उसके वजह से उनके सेहत, ऑब्वियसली उनकी मेंटल सेहत पे तो असर पड़ेगा। एक सियासी आदमी वो बात तक करना चाहता है और करना चाहिए, मगर वो जितनी बात करता है उस पर अगर मिर्च मसाला लगा के ज़्यादा उसको फ्राई बना करके आगे भेजा जाता है तो वो दूसरों को वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब रह गया उनकी सेहत की बात। जेल में एक जेल मैनुअल के डॉक्टर्स होते हैं, जेल में डॉक्टर होते हैं, और उनको बड़ी बरात दी गई है, घर से बहुत अच्छा खाना आता है, उनको खाना बहुत अच्छा दिया जाता है, जो आम कैदी है उससे कहीं बेहतरीन खाना दिया जाता है, उनके सारे सहूलतों का ख्याल रखा जाता है। उसके बावजूद इंसान है, इंसान को तो बीमारी लायक होती है ना। हम सब तो जानते हैं कि हमें बीमारी भी लायक होगी, और एक दिन हमें अल्लाह को प्यारा भी होना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं ये समझता हूँ हमारी तरफ से तो उनको सारी फैसिलिटीज हैं। अब उनकी सेहत की अगर कोई और वजूहात है, वो बेहतर बता सकते हैं कि उनके कभी माजी में कोई चोट लग गया हो, कोई उनके नौजवानों के या बचपन के कोई दाग हो, निशान हो, कोई ऐसी तकलीफ की बात हो, तो वो उनको चाहिए कि वो खुल के बयान करें कि क्या उन्होंने किया जवानी में और बचपन में। उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं है, उसके वजह से अगर उनको कोई तकलीफ हो तो उसको भी बताया जाए ताकि उसको दूर किया जाए। जहाँ तक रह गया उनके आइज़ के लिए जो अभी बयान है, मैं उससे मुत्तफिक इसलिए नहीं हूँ कि जो हमारे गए थे मोहतरम फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पे सलमान सफदर साहब, उनके स्टेटमेंट ये है कि उनकी आँख के ऊपर प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर तो है नहीं ना, उन्होंने कोई इक्विपमेंट लेके गए थे जाके वहाँ पे ये बात करते कि जनाब मैं इक्विपमेंट से चेक किया, वो कहा गया ना कि 15% शायद बेनाई रह गई है राइट आई की, और 85% मुतासिर हुई। तो वही मैं सोच रहा था कि क्या किस तरह से उन्होंने चेक किया होगा ये मामला कि इतनी मुतासिर हुई है। वो तो फारूक साहब वो तो वकील है, वो डॉक्टर नहीं है, आई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो उनको कैसे पता चल गया कि वो
इसमें इतना परसेंट बाकी रह गया, इतने। मैंने आपको एक सीधी सी बात की है कि 40 एज के बाद आदमी की बीनाई कमजोर होनी शुरू हो जाती है, लोगों में क्या कहते हैं, कैटरेक्ट का आंख के अंदर प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारे विजन का प्रॉब्लम आपकी होता क्या एज है निहाल साहब, आपकी क्या एज है? मैं तो 68 में हूँ। तो क्या आपके साथ भी ये वाकयात हुए थे इस तरह के, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ी थी? जी, वाकयात होते, बिल्कुल। चश्मा लगाना पड़ता है, और अगर चश्मा नहीं लगाते हैं आप तो अपने लेंसेज का आप ऑपरेट करने वाले हैं। ये तो कुदरत का निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम, इसमें इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। कोई कहे कि नहीं जी मैं बिल्कुल मेडिकली फिट हूँ, मुझे कभी जुकाम नजला नहीं आता, नहीं, ऐसा नहीं है। इंसानी जिस्म है, इसमें ये प्रॉब्लम होती रहती है। और गवर्नमेंट ने तो अच्छा किया कि उन्होंने जब अपनी आंखों की तकलीफ का बयान किया, इजहार किया, तो उनको ले गए और बेहतरीन डॉक्टर और बेहतरीन इलाज दिया गया। तो गवर्नमेंट के बस में जो है वो यही कर सकती है। एजिंग को कम तो नहीं कर सकती है गवर्नमेंट कि जनाब आपकी अगर एज 70s में आ गई है तो हम उसको 40s में और 50s में ले आए। तो ये एजिंग का फैक्टर होता है। निहाल भाई, ये थोड़ा कैद जो है ना, कैद में बंदे की तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है। जो सहूलतें हैं, यानी आप देखें ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई जो कैदी थे तो उस वक्त तबीयत बड़ी ख़राब रहती थी, पीपल्स पार्टी के भी। तो जब आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो आपकी जो तबीयत है, सेहत है, हमारे साथ भी ऐसे ही है, बेहतर हो जाती है। ये भी तो नहीं कि कैद के भी असरात होते हैं बंदे पे? जी, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये हम मानते हैं कि कैद के असरात होते हैं। हम कई बार जा चुके जेल, वहां पे शुरू के 3-4 दिन तो हमें ये होता है व्हाट इज द लेफ्ट ओवर। मुझे तो पहले दिन ये हुआ, कल के जो मेरे केसेस लगे हैं, मेरे जो क्लाइंट हैं और जिनसे मैंने फीस लिया, उनको क्या जवाब देंगे। 3-4 रोज गुजरता है तो फिर आप ग्रेजुअली आपकी चीजें जब बाहर ठीक होने लगती है, फिर अंदर के मौसम से आप एडजस्ट करने लगते हैं, अंदर के खुराक से आप एडजस्ट करने लगते हैं। उसका बेहतरीन तरीका है आप लिखना पढ़ना शुरू कर दें, आप किताबें पढ़ें, आप किताबें लिखें, आप थॉटफुल प्रोसेस पे जाएं, आप अल्लाह से रुजू करें, आप नमाज पे जाएं, साबिर बन जाएं, तो अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि 5-7 साल 10 साल तो बड़े आराम से गुजर जाता है। वो जो जरदारी साहब का बयान चल रहा है कि उनका पुराना इंटरव्यू का कोई क्लिप है जिसमें वो कहते हैं कि 2 साल के बाद तो फिर जेल पूछती है कि भाई कहाँ हो, कौन हो, कैसे हो। आपने खुद क्या चीज़ें, ये इस तरह है कुछ? आपने कहा 8-10 साल तो ऐसे गुजर जाते हैं। नहीं, वो उसकी वजह क्या है कि जब आप ये बाहर से अपना रिश्ता तोड़ के जहनी तौर पे इल्म पे आप चले जाएं, और आप इल्म से और दर्स और तदरीस से, हमें तो हजरत इमाम अबू हनीफा से लेके नेल्सन मंडेला तक के जो दुनिया में बड़े इनकलाबात लेके आए, उनके जो मामलात है उसको जब देखते हैं तो हमें बहुत शॉकिंग होता है कि कैसे उन्होंने जेल में रह के अपने तरबियत, अपनी सोच, अपने थॉट्स को बेहतर किया। यहाँ ये होता है खास आपके साथ कि इनके कारकुन हर रोज उनको नारा और लारा दे देते हैं कि जनाब हम बस अगले हफ्ते आपको बाहर ले आएंगे। जब उम्मीद जो होता है ना, ख्वाब, उम्मीद और वाबस्तगी जब वो टूटने लगता है तो इंसान टूटने लगता है। आप किसी को कोई चीज मत दें, कोई बात नहीं, मगर जब एक उसको दिखाते हैं कि ये आपको हम दे रहे हैं। आपने मछली का शिकार किया होगा, आप कांटे में कोई और चारा लगा के पानी के अंदर डाले, वो मछलियां ऊपर बलबला के आने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको एक चीज दिखाया जाता है कि ये तुम्हारा खुराक है, ये फीड है, हम आपको देने वाले। तो इसी तरह से आप किसी क्रिकेट या फुटबॉल के प्लेयर को देखा होगा, उसको कहते हैं, ट्रायल हो जाता है कि जनाब अब आपको ये बना देंगे, अब आपको ये बना देंगे, और बनाते नहीं है। वहां पे उसकी जो मायूसी है, यकीनन वो चीज उसके सेहत पे, उसके बिनाई पे, उसकी थॉटफुल प्रोसेस पे बड़ा असर डालती है। जब उम्मीद टूटती है आपकी, उम्मीद टूटती है, उम्मीद टूटती है। इसीलिए कहा गया कि मायूसी गुनाह है। आराम से बैठे रहो और अल्लाह से मांगते रहो, अल्लाह पे कनात करो, अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ले जाएगा। और अपने जो भी कोताहियां, गलतियां, उसको एनालाइज करना चाहिए और कहना चाहिए आइंदा के लिए हम अपने आप में इसलाह लाएंगे। ऐसे ही देखिए, उनको एमपीओ के तहत तो नहीं रखा गया ना। 190 मिलियन पाउंड के जो दस्तावेजात हैं, जो सबूत हैं, जो उसके अंदर करप्शन हुई है, वो सारी चार्जेस हैं, उसको प्रूफ किया है अदालतों ने। तो मैं समझता हूँ उनको अपने वकीलों से बात ये जो बातें चल रही हैं हाशमी साहब के भाई कोई बर्फ़ पिघल रही है, कोई थोड़ा बहुत, कुछ लोगों ने तो इजहार किया ना, कुछ वज़रा ने भी कह दिया कि भाई हो सकता है हॉस्पिटल, कहीं पे बात आई बनी गाला। आपको क्या इस्लामाबाद से हवाएं, फ़िज़ाएं क्या कह रही हैं? क्या कोई वाकई बर्फ़ पिघलने के इम्कानात हैं? कोई ऐसा रास्ता खुलेगा कि वो जेल से
कहीं और चले जाएं। वैसे तो आज नकवी साहब का ये स्टेटमेंट भी अपनी जगह पे बड़ी अहम है। उन्होंने कहा जी नई जेल बन रही है, हर किस्म की सहूलियात यहाँ पर होंगी। किसी ने सवाल किया कि आंखों का डॉक्टर भी होगा, उन्होंने कहा जी ये तो एडवांस एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे सब कुछ होगा। तो ये बताएं कि खबर क्या है, कुछ होने जा रहा है कि बस सब ठीक है या ऐसी चाय की प्याली में कोई तूफान किसी ने उठा दिया? देखिए, अल्टीमेटली हर चीज अपनी जगह पे सेटल डाउन होना है। अब उसमें जो कैदी है उसे भी अपना अदराक करना चाहिए, अपने केसेस को बेहतर तौर पे प्रश्न करे। जो कोर्ट है उसे भी बार बार उसके एक एक एविडेंस को देखना चाहिए, उसके जजमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को ये काम होता है, गवर्नमेंट तो अब ये दिस मैटर इज नॉट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अक्यूज, इट इज इन बिटवीन द कोर्ट एंड जेल। तो गवर्नमेंट जो फैसिलिटेट कर सकती है वो जरूर करेगी उनको, मगर छोड़ गवर्नमेंट नहीं सकती। छोड़ने के लिए उनको कोर्ट के अंदर ही दरखास्त करना होगा, पैरवी करना होगा। ठीक, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फैसल चौधरी साहब से पूछेंगे कि हुआ क्या, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान में क्या चीज़ें चल रही हैं, बर्फ़ पिघल रही है नहीं पिघल रही, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। मैं फैसल चौधरी साहब को भी साथ में शामिल कर लेता हूँ। फैसल चौधरी साहब, हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और फिर बाद में ये भी बात छिड़ी कि क्या कोई बर्फ़ पिघल रही है, कोई पैगाम रसानी दोनों तरफ चल निकली है कि लोगों ने ये अफवाहें उड़ाई हैं, चल क्या रहा है? आप ज़रा, आपसे चाहूँगा कि आप बताएं कुछ। देखिए साहब, फिलहाल सियासत नहीं हो रही है और ना ही सियासत होनी चाहिए। फिलहाल इमरान खान साहब की सेहत जो है वो ब्लीन कंसर्न है, और ना हुकूमत को ये काम करना चाहिए जो कि वो कर रहे हैं, मुसलसल सियासत कर रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत पे। और उन्होंने पहले बहुत डिले किया है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की बीनाई बहुत मुतासर हुई है। 85% का मतलब एक आंख से बीनाई चली गई। तो ये जो हुकूमत है, इनको पिछले काफी महीनों से कहा जा रहा था, इन्होंने इग्नोर किया, प्रोलॉन्ग किया। और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, ये बहुत बड़ी बात है फैसल साहब, लेकिन ये तय किस तरह से हुआ? सलमान सफदर साहब ने किस तरह से चेक किया? देखिए आप चौधरी साहब, ये मेरे ख्याल में बड़ा ही एक सवाल आपसे तो मैं तो खूब बेहतर करता हूँ। देखिए नहीं मेरा सवाल सुने, मेरी बात सुन अगर मैं आपको देख रहा हूं, बात सुन लें। जी सर। अभी हम जब ये बात कर रहे थे ना, तो निहाल हाशमी साहब ने भी यही नुक्ता उठाया, और लोग तो ये फिर नुक्ता उठाते हैं ना, सियासी उनके मुखालिफ हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई क्लैरिटी आ जाए कहीं पे। देखिए, गुजारिश ये है कि जब मेरी अगर आई विजन खराब है या मुझे कोई प्रॉब्लम है, और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे फलां आंख से नजर ही नहीं आ रहा जी, तो सलमान सफदर साहब का इंटरव्यू हुआ है इमरान खान साहब से, यानी मीटिंग हुई है, ठीक है। और उसको आप जो रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट में जो सलमान सफदर साहब ने दी है जी, उसको सुप्रिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट ने सेकंड किया है। यानी ये जो कल वहां पे चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जी वो दोनों रिपोर्टें एक जैसी हैं, यानी वो जो फैक्ट सलमान बता रहे हैं उसको जेल सुप्रिंटेंडेंट जेल अथॉरिटीज भी उसको सेकंड कर रही हैं। लिहाजा ये जो चीजें वहां पे हुई हैं, इमरान नवाज शरीफ साहब को आपको याद होगा, उनको तो उससे पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था और उनका इलाज हुआ जाके वहां पे, जब उनके प्लेटलेट्स का इशू हुआ। इमरान खान साहब के साथ तो नुकसान उनकी सेहत को हो चुका है, और अब मैं तो समझता हूँ कि ना हुकूमत को और ना ही किसी और को, ना पार्टी को इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। पे अवलीन तरजीह होनी चाहिए इमरान खान साहब की सेहत, तो इमरान खान साहब का इलाज मुआवजा क्या होगा। बाकी ये चीजें पिघलनी है नहीं पिघलनी है, ये दीज आर सेकेंडरी मैटर्स। देखिए ये अभी ये इशू ही नहीं है मेरी नजर में। अगर आप मेरी राय पूछेंगे चौधरी साहब, तो मेरी राय में सियासत जो है इस वक्त इशू नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत इशू है, और बाकी चीजें जो है अगर वो अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, वो जिंदा याद बाकी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो सियासत होती रहेगी। सियासत तो मुल्क में होती रहती है, वो तो हर वक्त चलती रहती है। ना तो पीटीआई के एहतजाज से कुछ होने वाला है। मेरा तो मशवरा उनको यही होगा कि आप फौरन जाके पिटीशन दायर करें तिब्बी बुनियादों पे, और बहनें जो हैं वो बजाय अगर मगर के कंफ्यूजन में ना रहें, और इस रिपोर्ट के बाद जाके फौरन जो है उनकी और हुकूमत जो है वो होश के नाखुन लें, और प्लीज इस पे सियासत ना करें। और इमरान खान साहब का जो भी इलाज जो हो सकता है, जहां पे भी हो सकता है, फौरी तौर पे उनको शिफ्ट करके, ताकि ये चीज जो है इससे कोई तशफ़ी हो सके, जो इलाज होना हो जाए। अच्छा हाशमी साहब, अब बात सुन लेना। अब ये जो बात है कि सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट और जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट, ये तो हुकूमत के अपने खिलाफ एक चार्जशीट है कि यानी एक ये नाअहली है, गफलत है कि एक शख्स है, कोई आम कैदी भी होता तो किसी की बिनाई के ऊपर ये असरात पड़ जाएं, ये मामलात हो जाएं,
और फिर अदालत के अंदर ये बात भी इस्टेब्लिश हो जाए, इसको किस तरह से देखते हैं? ये गफलत हो गई है, अभी भी हुकूमत के पास क्या बचता है? देखिए फरक भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि चार्ज में या उस रिपोर्ट में कि गवर्नमेंट के कहने पे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया या डिलिबरेट उनके आंखों के आगे कुछ किया गया। ऐसा नहीं है कुछ। मैंने आपको पहले ही कहा था, एजिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस एज के कोई भी आदमी आप देख लें, उनकी बीनाई हमेशा बहुत कमजोर रहती है और वो मेडिसिन का सहारा लेते हैं, ग्लासेस का सहारा लेते हैं, लेंस को चेंज करने का सहारा लेते हैं। और फिर मैं इस बात पे अभी तक कायम हूँ कि जनाब, आप जो एक्सपर्ट हैं इस शोबे में, जो डॉक्टर्स आई स्पेशलिस्ट हैं, उनसे इलाज कराएं। हमें कोई जरूरत नहीं सियासत करने की, ना हम सियासत कर रहे हैं। हम सियासत कर रहे हैं इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। हम सियासत कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की बात करने के लिए। हम सियासत कर रहे हैं जो इस मुल्क में टेररिज्म के एक सिलसिला चल रहा है उसका खात्मा करने के लिए। हम अपने नौजवानों को रोजगार देने की सियासत कर रहे हैं। फिर फौरी तौर पे एक्सेस दे देनी चाहिए थी ना, यानी ये जो इनके तहफुजात ही, अगर आप अभी बिल्कुल हकीकत नहीं मान रहे किसी भी चीज़ को, तो तहफुजात के ऊपर एक्सेस मिल जाती ज़ाती मुआलजीन तक। ये बिल्कुल उनको जो देखिए, कहीं पर जेल मैनुअल में या कहीं इस तरह नहीं है कि आप जाती मौलिज लें। आज अगर एक शख्स को आप जाती मौलिज दे दें तो कल एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। फैसल साहब जानते हैं, ये हम अपने रेफरेंस में इस्तेमाल करते हैं किसी भी मैटर में। जब किसी को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रा लीगल हम किसी को दे देते हैं कोई रिलीफ, मैं ये समझता तो हूं। आप कह रहे हैं जेल मैनुअल इस बात की इजाजत ही नहीं देता जो मुतालबा किया जा रहा है? देखिए, फैसल साहब ने एक बात ठीक की है, किसी को इस पे सियासत और इनके साथियों को सियासत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे होना ये चाहिए कि इनके लिए अप्लाई करें, और अगर अप्लाई डिनाई हो जाता है जेल अथॉरिटी से, तो फिर दूसरा फोरम है, कोर्ट का फोरम है। जिस तरह से अभी बहुत ही मैग्नेमिटी दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने और फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना के सलमान साहब को भेजा है, तो एक और एप्लीकेशन दे दें उनके हेल्थ के लिए, एक बोर्ड बैठा दें, उस पर उनकी आंखों की वो मुआयना कर लें। और अगर कहीं पे कोई बेहतर और मौसर इलाज का जरिया बन सकता है तो गवर्नमेंट बड़े खंदा पेशानी से गौर करेगी, क्योंकि हमें हमारा जाति कोई पार्टी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चोई साहब, आपने सुन ली है ना हाशमी साहब की बात। हम तो जानते हैं कि आदमी 190 मिलियन पाउंड का नुकसान किया, तो इसीलिए उनको जेल में रखा गया है। तो अगर या तो फिर हमें वो 190 मिलियन पाउंड मिल जाए तो कल वो चले जाए अपने जेल से बाहर। नहीं, वो आपको 190 मिलियन पाउंड दे के तब भी अदालत नहीं उन्हें छोड़ना है ना। ये तो नहीं हो जाना हाशमी साहब आपको पैसे दे देंगे तो जाके हम बता देंगे कि हम अपने क्लेम में जो है। चले, अभी तो ये बात फिर आगे की हो जाएगी। फैसल चोई साहब, आप बताएं, बात तो आपने सुनी, कह रहे हैं हुकूमत तो किसी किस्म की कोई रुकावट खड़ी नहीं कर रही। नहीं जो साहब, देखिए, हुकूमत के मातहत अफसरान है ना, जो प्रिजन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे आता है, जो प्रिजन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बार बार कहने के बावजूद जो है हुकूमत ने कान नहीं धरे। आपका क्या ख्याल है कि जेल सुपरिटेंडेंट के पे स्केल के लेवल का काम है ये? मतलब ये तो हुकूमत ने तशद्दुद यही होता है ना कि आपकी तकलीफ है और आप उसका एड्रेस नहीं कर रहे, आपको बार बार शिकायत की जा रही है, आप नहीं कर रहे, यही तशद्दुद होता है। और क्या फिजिकली आपने अब्यूज करना है? ठीक है, वो तो इन्होंने हर किसी को किया हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब को डेफिनेटली अगर ये कहें कि जी इन्होंने कोई फिजिकल तशद्दुद किया नहीं किया है, तो ज़हनी तौर पे और आपने इलाज ना करवा के तशद्दुद तो इक्वली साबित हो चुका है, और ये चार्जशीट हुकूमत के खिलाफ है। दूसरा मैं आपको अर्ज करूँ कि डॉक्टर अदनान जो है नवाज शरीफ के जाती मौलिक, वो हर वक्त साथ होते थे, जेल के अंदर भी साथ होते थे, सर्विसेज हॉस्पिटल में भी साथ थे, लंदन भी साथ गए। और इमरान खान साहब के जो खुद पर्सनल मौलिकीन हैं, उनको एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा कोर्ट ने इजाज़त दी है, हुकूमत ने इजाज़त दी है, बोर्ड में साथ में शामिल किया है। और डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं, अब डॉक्टर खुर्रम मिर्जा हैं जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं रेटना के, वो, और बल्कि ये तो आई स्पेशलिस्ट का नहीं, ये तो रेटना स्पेशलिस्ट का काम है, तो वो उनका भी जो है इंक्लूजन ज़रूरी है। लिहाजा ये प्रेसिडेंट तो सेट है, मियाँ साहब के दौर में ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और उस वक्त जो है हुकूमत ने
सेक्शन 401 के तहत प्रोविंशियल हुकूमत ने उनकी सजा सस्पेंड की। फिर वफाकी हुकूमत के पास क्योंकि सैंक्शन चाहिए होती है अंडर द प्रिजन रूल्स, जब किसी मरीज को जेल कॉन्विक्ट हो या वो अंडर ट्रायल प्रिजन हो, इमरान खान के केस में तो दोनों हैं। तो जब आपने उनका ऐसी जगह इलाज कराना है जिसकी सहूलत जेल हॉस्पिटल में नहीं है, तो गवर्नमेंट सैंक्शन देती है। लिहाजा ये कहना कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट के पास आप गवर्नमेंट का ही कह रहे रोल हैं होता है। अभी भी मौका है, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट करना चाहे तो कोई मसला नहीं है, कोई रूल्स नहीं, चौधरी इख्तियार ही गवर्नमेंट का है। बस ठीक। ये जो कस्टडी होती है ये स्टेट के पास होती है ना जी। स्टेट मतलब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, और साथ में तो ये जो सूबाई हुकूमत है प्रिजन रूल्स के तहत, और क्योंकि ये वफाकी हुकूमत के प्रिजन भी हैं और कस्टडी है प्रोविंशियल हुकूमत है, तो ये दोनों हुकूमतें ने करनी है। अगर आपको मियाँ साहब का जो केस कैबिनेट के सामने प्रेजेंट किया गया था वो इसी वजह से किया गया था ना जी, वरना क्या जरूरत थी। वरना तो बाद में भी 50 रुपए के स्टाम्प पे कोर्ट ने इजाजत दे दी थी, पहले चले जाते। तो गुजारिश ये है कि ये करना, ये एम्पावरमेंट लॉ के तहत है ही गवर्नमेंट की। ये कोर्ट जो है, कोर्ट को क्या तकलीफ है? प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट होती है, उन्हीं का ये बंदा होता है, उन्हीं का ये 190 मिलियन पाउंड फरमा रहे हैं हाशमी साहब, तो इनके पास तो ऑलरेडी ये रिसीव कर चुके हैं। आपको पता है वो वापस आ गए तो इनके पास है। चले हाशमी साहब रिसीव हो गए तो फिर बंदा छोड़ दें। नहीं, मैंने आपको कुछ भिजवाया था, आप कुछ चीजें बता दी, मैं कुछ चीजों के साथ इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल हम किसी के सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते हैं, ना किसी के हम सेहत या सियासत पे कोई अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। चले ये तो अच्छा है, इत्तेफाक हो गया इसके ऊपर। इनका केस चला है, ये बाकायदा जजमेंट आई है, ये बैठे हैं, इनके लोग आए, इनके वकील आए, इनके डॉक्टर आए, बैठ के बात करें। हम ठीक है हाशमी साहब मुझे ब्रेक पे जाना है। हाशमी साहब, फैसल चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल खान साहब की सेहत के ऊपर तशवीशनाक सूरत हाल है, लोग इस पे सवालात भी कर रहे हैं और उनको उनकी सहूलियात जो कि मौजूद हैं चीज़ें और जो बायलाज की जा सकती हैं वो होनी चाहिए। जो सहूलियात माजी में मिलती रही हैं लोगों को, साबिक वज़ीर आज़म को, वो उन्हें भी देने में कोई हर्ज नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बांग्लादेश के इंतखाबात पे बात करेंगे। हमारे साथ ढाका से बिलाल गौरी साहब और माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मौजूद होंगे। बांग्लादेश इंतखाबात में हुआ क्या, कौन जीता, कैसे जीता, इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। बांग्लादेश इंतखाबात की बात कर लें, रेफरेंडम भी हुआ, साथ साथ BNP को 2/3 अक्सरियत मिल गई है और ये जो कुछ हुआ और इलेक्शन जो है ये कैसे रहे, वहाँ पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे पाकिस्तान से भी दोस्त गए हुए थे वहाँ पर। इस वक्त ढाका में मौजूद हैं जनाब बिलाल गौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। जनाब माजिद निज़ामी साहब वहाँ पर हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। तो इनसे ही जानते हैं कि हुआ क्या। पहले तो मैं आपसे आगाज़ करता हूँ जनाब बिलाल गौरी साहब, कि ये बताएं कि पहले तो इतने सालों बाद जो पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर हुए हैं, ख़ास तौर पे ये जो इंकलाब इसे कह लें, आपका वहाँ पर ढाका लैंड करने के बाद तजर्बा कैसा रहा? पाकिस्तान के हवाले से क्या तासुरात हैं? फिर आगे इलेक्शन पे चलते हैं। जी वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तजर्बा तो बहुत खुशगवार रहा। जैसे हम यहाँ पहुँचे और 5-6 दिन हमने यहाँ पे गुजारे हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो जैसे बताते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं तो वो बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। हमारा पाकिस्तान यानी हमारा पाकिस्तान, आप तो हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पेश आते हैं। समटाइम्स होता है कि होटल में हम खाना खा रहे हैं, साथ कोई बंगाली नौजवान बैठा हुआ है, तो वो इवन पुरजोर इसरार के बावजूद वो मतलब बिल पे नहीं करने देते, बिल दे के चले जाते हैं। तो बड़ा प्यार मोहब्बत देखने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। और बिलखसूस ये जो भारत की बेजा मदाखलत रही है बांग्लादेश में पिछले 15-17 बरस के दौरान, शायद ये उसका रद्द-ए-अमल है, उसका नतीजा है। लेकिन साथ ही जो यहाँ के लोग हैं वो बड़े महज़्ज़ब अंदाज में, बड़े सलीके से ये भी हमें बावर करवाते हैं कि हम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं बराबरी की सतह पर, लेकिन कोई हमें अपनी कानूनी ना समझे। ठीक है, हाँ वो कोई भी हो। जी चले माजिद निज़ामी साहब, एक तो ये आप तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं आपको बड़ी दिलचस्पी रहती है। इन इलेक्शन को ख़ास तौर पे ख़ास माहौल के बाद हुए हैं, इनको किस तरह से आप देख रहे हैं? और जो यहाँ पर हमारे यहाँ इल्ज़ामात सुनने को आते हैं, आज जब इलेक्शन से अगला रोज़ हम बात कर रहे हैं, तो क्या कोई धांधली वाली जो बात है वो भी कहीं पे नज़र आई? थोड़ा सा तफसील बताइएगा। इलेक्शन कितनी नशिस्तों पे हुआ और रिज़ल्ट्स अब क्या हैं मुसद्दिका, और उन पे पार्टियों के रद्द-ए-अमल क्या हैं?
जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को इस पूरे कल्चर से, इस एनवायरनमेंट से सीखने की भी बहुत जरूरत है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन हुई है 2 महीने की, 300 सीटों पर इलेक्शन था, 299 के ऊपर इलेक्शन हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान में रिवाज है, एक रवायत है कि अगर कोई उम्मीदवार उसका इंतकाल हो जाता है तो वहां पर इलेक्शन नहीं होता, तो इसी तरह बांग्लादेश में भी ऐसा ही है। तो 299 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ है और उसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो जिस तरह पाकिस्तान में जिसका दिल करे वो जाकर पेपर जमा कराता है और इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर देता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पार्टी टिकट नहीं है और आप इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं और आपकी संजीदगी को देखने के लिए ये यहाँ पर कानून मौजूद है कि आप 1% रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उनके नाम और उनके साइन और उनके एड्रेसेस जमा करवाएंगे अपने पेपर्स के साथ इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो आपकी सीरियसनेस और आपकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सके। तो ये यहाँ पर एक बड़ा मुनफरिद मायार मौजूद है कि अगर आपके पास पार्टी टिकट नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप वाकई संजीदा और पॉपुलर कैंडिडेट है या आप कौम का और इलेक्शन कमीशन का वक्त जाया करना चाहते हैं। ये तो अगर यहाँ पर हो गया तो हमारे आजाद उम्मीदवार खत्म हो जाएंगे निजामी साहब। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है और मैंने उनसे ये पूछा तो ये फिर पता चला कि बाकायदा सीरियस जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और इसीलिए उनमें से कुछ जीते भी हैं, हालांकि उनका नंबर 10 से कम है, लेकिन उनमें से कुछ लोग जीते भी हैं। रिजल्ट्स जो हैं वो अभी इस वक्त जो बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी हुई है एक निजी होटल में, और उन्होंने बड़ी तफसील से इस सारी चीज को बताया है। जो चीज एक और यहाँ पर सीखने की है वो ये है कि कल रात और आज का दिन बहुत पुरसकून गुजरा है। जो प्री मेच्योर कामयाबी के दावे हैं वो किसी पार्टी ने नहीं किए, ना ही उनके उम्मीदवार जो है वो सड़कों पे निकले। जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी किसी ने कबल अज वक्त मिठाई खा ली और बाद में परेशानी का सामना करना पड़ा, तो यहाँ पर कबल अज वक्त मिठाई खाने का कोई रिवाज नहीं। तो कल और आज दोनों बड़े अलायंसेस जो है उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होल्ड की हैं चीजें कि इलेक्शन कमीशन के नताइज आ जाएं, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जो है वो रिपोर्ट करें। उसके बाद आज जुमे की नमाज के बाद से फिर उन्होंने अपने लाहे अमल तरतीब देने शुरू किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो पता चल गया कि बीएनपी जो है वो हुकूमत बना लेगी, वजीर आज़म उनका होगा, ये चीजें तो अब तक क्लियर है ना जब हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल ये क्लियर है। सीट्स का नंबर जो है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 200 प्लस पे वो इस वक्त जा चुके हैं। इसी तरह जो जमात इस्लामी है वो अराउंड 70 है। तो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें एग्जैक्ट जो इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड नंबर है वो सामने आ जाएगा। ठीक है बिलाल गौरी साहब, अब हम जो सूरत हाल सामने आ रही है इसमें फिर ये समझें कि जमात इस्लामी एक मजबूत अपोजिशन होगी? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि जमात इस्लामी हार गई है वो यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं शायद उनको वो नहीं समझते, उनकी अप्रोच रियलिस्टिक नहीं है, शायद गैर हकीकत पसंदाना उनकी तवक्कुआत थी। क्योंकि इससे पहले जमात इस्लामी ने कभी भी 10 से ज़्यादा नशिस्तें जो है वो हासिल नहीं की, और अब अगर जमात इस्लामी 76 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही है तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और जमात इस्लामी एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती है। और जो बीएनपी गवर्नमेंट बनाएगी मेरा ख्याल है कि उसके लिए हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एनसीपी भी अपोजिशन पे होगी जो नौजवानों की पार्टी है, और साथ जमात इस्लामी बांग्लादेश जो है वो भी अपोजिशन पे होगी। तो यानी जमात इस्लामी ने तो गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। अगर हम ये वाले ख्वाबों को साइड पे रख दें कि हुकूमत बनाना ज़रूरी था उनका, तो 10 से ज़ायद जब सीटें उन्होंने कभी हासिल नहीं की, इससे माजी में भी वो इत्तेहाद करके हुकूमत में बैठते थे, तो 77 या 76 का जो नंबर है ये तो बहुत शानदार नंबर है। जी बिल्कुल, मैं तो उसको देखता हूँ। और जमात इस्लामी बांग्लादेश भी जो है ये उनकी अप्रोच जमात इस्लामी पाकिस्तान के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो यहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने भी कोई इस तरह के दावे जो है वो नहीं किए। मिसाल के तौर पे कल जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो जमात इस्लामी की
जो मीडिया सेल है वो भी मोहतात अंदाज में बता रहा था कि कहां से वो जीत रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में अलबत्ता ये चल रहा था कि इतनी सीटें जीतनी, बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई, ये हो गया, वो हो गया। रात को मुझे वैसे जमात पाकिस्तान के एक बड़े ओहदेदार ने मुबारकबाद भी दे दी थी। उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन जीत गए हैं तकरीबन, आप समझें, और वो वसूल भी कर रहे थे मुबारकबाद, बहुत बड़े ओहदेदार हैं जी। बस इसी वजह से तो वो पीछे रह गए हैं और सियासी तौर पे जो है वो आगे नहीं बढ़ सके। ये जो गैर हकीकत पसंदाना रवैये है। और एक और चीज़ वड़ाई साहब, ये जो माजिद साहब ने निशानदेही की यहाँ सियासी शऊर के हवाले से बड़ी पॉजिटिव चीज़ें, तो मैं मीडिया के हवाले से एक चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा। कल जो सारी रात है तकरीबन वो हमारी इलेक्शन कमीशन में बसर हुई, वहाँ हम रहे क्योंकि वहाँ नताइज आ रहे थे। तो वहाँ एक मेले का सा समा था और पहली बार हमें इस तरह की सूरत देखने को मिली कि इलेक्शन कमीशन में जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खा वो लोकल मीडिया हो या फॉरेन मीडिया हो, उन सबको वहां पे जगह दी गई थी। जैसे फेस्टिवल होता है कोई, जैसे बुक फेयर होता है, उस पर स्टॉल लगते हैं, तो हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टॉल अलॉट किया गया था। वहां पे आप बैठ सकते हैं, वहां पे आपको इंटरनेट की सहूलत है, वहां से आप लाइव। यानी मौलवी साहब ऐसा नहीं हुआ कि आपको इलेक्शन कमीशन का कार्ड मिल गया और उसके बाद आपको पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हुआ कोई एहलकार कह दे कि भाई आप अंदर नहीं आ सकते, आप फलानी जगह नहीं जा सकते? ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जर्वर को बाकायदा इज्जत मिली है, तो देखने का मौका मिला है। बड़ाई साहब ये तो मैं तो बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। वो तो दिन भर हम जहां भी पोलिंग स्टेशन में गए कोई रोक टोक नहीं थी। हम पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकते थे, वोटिंग का अमल जो है उसे देख सकते थे। इवन किसी ने हमें ये नहीं कहा कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते, आप कैमरा नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये बातें तो पीछे रह गई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जो सहूलियात मीडिया को दी गई थी कवरेज के लिए, वो मैंने कहीं और नहीं देखी। चलें, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। वैसे तो हम यूएस में भी इलेक्शन जब कवर कर रहे थे तो हमें वहाँ पे किसी ने नहीं रोका कि आपने वीडियो नहीं बनानी, हम अंदर जाके पूरा इंतखाबी माहौल दिखा रहे थे। यहाँ पर ये पेचीदगियाँ देखने को मिलती हैं पाकिस्तान में। निज़ामी साहब, वो जो अखबार में छपती थी ना झलकियाँ, तो इंतखाबात की साइड स्टोरीज़ क्या हैं, मज़ेदार चीज़ क्या है? जिससे आप कुछ लोगों ने कहा कि अब ये जो नौजवानों की पार्टी थी NDC गालिबन, तो ये जैन जी थी, इसको उस तरह से सीटें नहीं मिली। जो 30 सीटें गालिबन जमात ने इन्हें ऑफ़र की थी या दी थी, टिकट्स वगैरह जो इत्तेहाद बना था इसका। और इसके अलावा जमात इस्लामी ने अपनी किसी खातून को नहीं टिकट दिया था। इस तरह की कुछ बातें भी आई हैं। और क्या ये साइड स्टोरीज ज़रा अगर हमें बताएं, इंटरेस्टिंग जो साइड स्टोरीज हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि जमात इस्लामी ने किसी खातून उम्मीदवार को टिकट नहीं दी। एक हिंदू कैंडिडेट उन्होंने जरूर प्लेस किया था, जो कि उन्होंने अपनी तरफ से एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी। दूसरा ये है कि एनसीपी का मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प इसलिए रहा कि उन्होंने पहले बीएनपी के साथ भी इंतखाबी अलायंस की बातचीत की थी, लेकिन बीएनपी अपने कुछ सर्वेज की बुनियाद पर या अपनी वर्किंग की बुनियाद पर उन्होंने उनको कोई बड़ा नंबर ऑफर नहीं किया। तो जब ये बात होती है कि एनसीपी या यूथ ने जमात इस्लामी से अलायंस क्यों किया, क्योंकि दोनों की जो आइडियोलॉजीज हैं उनमें थोड़ा सा फर्क नजर आता है। ये बात दुरुस्त है कि वो जो लोग हैं वो जमात इस्लामी के करीब भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको बीएनपी से उस तरह से एक अच्छी इंतखाबी डील ऑफर नहीं हुई थी। इस वजह से वो दूसरी जानिब गए थे। और दूसरा ये कि चूंकि रेफरेंडम के हवाले से यूथ पार्टी का और जमात इस्लामी का आपस में जो है वो एक अच्छा ताल्लुक था, तो उनका एक मौकफ मौजूद था, तो वो भी हुआ। इसके साथ साथ जो उनमें भी ये ट्रेंड देखने में आया कि वहां पर इंटरेस्टिंगली बीएनपी की खवातीन से ज्यादा जमात इस्लामी की खवातीन एक्टिव थी। अच्छा। लेकिन जो मर्द हैं वो जमात इस्लामी के कैंप्स पे कम थे और बीएनपी के कैंप्स पे ज्यादा थे। और वो जो नंबर था वो बता रहा था कि वो बहुत ज्यादा वहां पर एक्टिविटी चल रही है। तो ये भी एक छोटी सी चीज है। तीसरी बात ये है कि एक जो चीज मुशाहिदा की गई वो ये थी कि हर जो पब्लिक ऑफिस हमने वहां पर विजिट किया या पोलिंग स्टेशंस पे गए, उन्होंने एक चीज जरूर बात कही कि इससे पहले जो इलेक्शंस होते थे वो उसमें पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा होता था और जो लोग वोट करने आ रहे होते थे उनको प्रेशराइज किया जाता था, लड़ाई होती थी, दंगा होता था, गुंडागर्दी होती थी। इस मर्तबा ये है
कि कोई छोटे मोटे वाकयात के अलावा कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई। और ओवरऑल दोनों अलायंस ने, तारिक रहमान ने भी और शफीक उर रहमान ने भी इस चीज पे इत्मीनान का इजहार। अच्छा, ये एनसीपी को सीट्स क्या मिली हैं अभी तक? जो नंबर्स आ रहे हैं 30 में से क्या उनको नंबर मिला है? ये 4 से 5 का नंबर इस वक्त चल रहा है, जो जिसमें उनके लोग तो कामयाब। भाई साहब, ये तो बड़ा रोल था इन लोगों का, यानी मेन रोल तो इन्हीं का था। ये लोग सड़कों पे आए थे, इसके नतीजे में उनको हसीना जी को घर जाना, बल्कि भारत जाना पड़ा था। तो ये क्या हुआ है? लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ये लोग उतरेंगे तो इनके तो नंबर्स बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसकी डायनामिक्स कुछ मुख्तलिफ हैं। दूसरी बात यह कि जमात इस्लामी और बीएनपी का एक पूरा माजी है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स मौजूद। बीएनपी 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी अपना यहाँ पर सर्व कर चुकी है, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी खालिदा जिया रह चुकी हैं। तो इस वजह से इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। तो इस वजह से ये देखना कि वो एक अच्छा प्रेशर ग्रुप तो जरूर था। उन्होंने रिफॉर्म्स की बात भी की और जुलाई चार्टर जो है वो उन्हीं की रिफॉर्म्स का नतीजा है, उनके एहतजाज का नतीजा है। लेकिन जो मेरा ख्याल है कि उनकी पैदाइश है सियासी, उसके हवाले से उनका इतना रिजल्ट जो है वो बहुत मेरा ख्याल है पॉजिटिव है और खुशाइंद है, और वो ऑपोजिशन में ज्यादा अच्छी ऑपोजिशन कर सकेंगे। ठीक है, मैं ना इसके बाद आपसे ये जुलाई चार्टर का पूछूंगा कि इससे क्या होगा, लेकिन मैं गौरी साहब, जो सबसे ज़बरदस्त फैक्टर होता है पाकिस्तान के इलेक्शन के तनाजुर में कह रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के नाल सी, तो बांग्लादेश में इलेक्शन के दरमियान में आपने क्या देखा? हमें तो मीडिया वाले, हमें पहले ही पता चल जाता है कि वो किसके साथ हैं और फिर रिजल्ट तकरीबन उसी तरह के निकल आते हैं। तो यहाँ पर क्या था? डॉक्टर यूनुस साहब पे बड़ा ये बर्डन भी था, ये इलेक्शन करवाना, जो हालात बने थे उसके बाद। तो आपने क्या देखा ढाका में, क्या देखा आपने? जी, जब मैं यहाँ पहुंचा तो ऑब्वियसली मेरी भी जो पहली तरजीह थी वो यही जानना थी कि यहाँ पे जो डीप स्टेट है उसका क्या किरदार होता है। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक इदारा है, डायरेक्टर जनरल फोर्सेस इंटेलिजेंस, जो सियासी बंदोबस्त का एहतमाम करता है। लेकिन ये जो इदारा है, ये जो सरबराह हुकूमत होता है उसके इमा पे काम करता है। और अभी चूंकि इंटरिम गवर्नमेंट है तो बज़ाहिर ये कहा बताया गया कि ये इदारा जो है वो इम्पार्शल है, ये कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। लेकिन मेरी आज़ादी ऑब्जर्वेशन ये रही कि एनसीपी हो या जमात इस्लामी हो, पब्लिक में तो उसकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी, मगर जो हुकूमती और रियासती इदारे हैं उनके यहाँ उनकी कबूलियत शायद उस तरह से नहीं थी। यहाँ पे भी कबूलियत के मसाइल हैं। जी, यहाँ पे भी कबूलियत के मसाइल हैं। जी बिल्कुल, मुझे ये नजर आया जैसे पुलिस है, फौज है, अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, तो मुझे लगा कि उनका जो झुकाव है वो बीएनपी की तरफ है। इलेक्शन से बहुत पहले जो तारिक रहमान साहब हैं, बीएनपी के सरबराह खालिदा जिया के फर्जंद, उन्हें वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था। वो खुद को वजीर आजम के तौर पे जाहिर कर रहे थे और रियासती इदारे उन्हें वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी जो है वो दे रहे थे। तो हो सकता है कि कोई बारीक वारदातें हुई हों और हम वाजिद सदीक निज़ामी साहब और मैं यहाँ कुछ मकामी सहाफ़ियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ टिकटकी का लफ्ज़ या इस्तेलाह जो है वो इस्तेमाल होती है उन खुफिया इदारों के लिए जो नज़र रखते हैं हर काम पे। अच्छा, तो एक तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट का फैक्टर है, उसकी तफसील मैंने शेयर की। दूसरा एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे है जिसे हम कराची में या बाकी इलाकों में कहते हैं भत्ता। हाँ जी, यहाँ पे उसको बांग्लादेश में उसको चंदा कहते हैं। चंदा, यहाँ पे चंदा, यहाँ पे हर जो इवन जो छाबड़ी फरोश है, कोई ठेले वाला है, उसने भी 200 टका योमिया ये चंदा देना होता है। जो दुकानदार है उसने 300 टका योमिया चंदा देना होता है। और इसी तरह जो बड़ा स्टोर है वो 1000 से लेकर जाता किसको है? 3000 रुपए मैं बताता हूँ ना जी। तो ये वो अगर ये चंदा नहीं देंगे तो उनका जो भी ठेला है, दुकान है, जो भी कारोबार है उसको उखाड़ दिया जाएगा और कोई शख्स कारोबार कर नहीं सकता। अच्छा, ये जो चंदा का निज़ाम है, ये धंधा जो है, ये इसकी बेनिफिशरी थी अवामी लीग। जब ये शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गई और अवामी लीग के लोग जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, तो उसके बाद ये जो धंधा है ये बीएनपी के लोगों ने संभाल लिया। अब चूंकि ये चंदा इलेक्शन से पहले ही बीएनपी के लोग वसूल कर रहे थे,
तो ये बात एस्टेब्लिश हो गई थी यहाँ पे कि यही हुकूमत में आएंगे, जो आने वाली हुकूमत है वो इनकी है। ठीक है निज़ामी साहब, ये तो चंदा जमात इस्लामी को भी चाहिए था कि चंदे पे नज़र रखते, और अगर इस चंदे पे नज़र रख लेते तो शायद मामला बेहतर होते। लेकिन ये जो छोटी मोटी मामूली चीज़ें तो हैं, लेकिन कोई बड़ी धांधली या कोई मुनज़्ज़म धांधली वाली कोई शिकायत नहीं है। और फिर क्या अब तमाम जमातें कबूल कर चुकी हैं, जो अब तक रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर मौक़िफ़ दे चुकी हैं? जी अभी तक तो इस हवाले से इत्मीनान का इजहार ही किया गया है कि मजीद कोई एहतजाज नहीं किया जाएगा, और जो इर्रेगुलरिटीज हैं उसमें 3 से 4 हलकों की नए दोबारा इलेक्शन की बात की गई है एक जानिब से। दूसरी जानिब से ये कहा गया है कि जी को 18-20 सीटें ऐसी हैं कि जिन पे कोई ऊंच नीच हुई है, लेकिन इसके अलावा इससे कोई बड़ी बात नहीं की गई, चूंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जुलाई चार्टर है या रेफरेंडम है, इसके नतीजे में होगा क्या और तरीकाकार क्या था? यानी आपने वोट की पर्ची डालनी है, साथ में उसकी दूसरी पर्ची भी थी? जी बिल्कुल, यहाँ पे चूंकि सूबाई असम्बलियां नहीं है, तो जिस तरह पाकिस्तान में 2 वोट कास्ट किए जाते हैं, यहाँ पर 1 वोट कास्ट किया जाता है। तो उस 1 वोट के साथ फिर रेफरेंडम की पर्ची भी थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो 70 से 80 सिफारिशात नेशनल कंसेंसस कमीशन ने तरतीब दी थी कि मुल्क के हालात को किस तरह से बेहतर किया जाए, निजाम में क्या क्या तब्दीलियां रिक्वायर्ड है। फिर इसी तरह यहाँ पे सेनेट मौजूद नहीं है, तो सेनेट के हवाले से क्या लाहेअमल होना चाहिए, एक सेनेट बनना चाहिए। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में तो चूंकि MPs और MNAs जो है वो इलेक्ट करते हैं, और बड़ा इल्जाम लगता है कि जी अरबों रुपए की मंडियां लग गई, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सेनेट बनने जाएगी तो वो पार्टीज की मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर उनको सीटें मिलेंगी, यानी कि इस इलेक्शन में उसमें कहीं पे जिस था पार्टी की जितनी भी वोट है, कोई शख्स कितनी देर तक रह सकता है इक़्तिदार में, या इस तरह की कोई चीज भी थी इसमें? जी वो प्राइम मिनिस्टर की टर्म को लिमिट किया गया है, वो 2 टर्म से ज्यादा सर्व नहीं कर सकेगा। फिर इसी तरह ये है कि पार्टी हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, उसको चेंज करना होगा अपनी पार्टी हेड के तौर पे। तो इस तरह की चीजें हैं। फिर अदलिया, इसका रिजल्ट क्या निकला, रेफरेंडम के नतीजे क्या रहे? जी अभी फिलहाल फोकस इस चीज पे किया जा रहा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट्स जो है वो उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ये तादाद 51% से बढ़ गई है। ऑफिशियली तो इसको इलेक्शन कमीशन ही अनाउंस करेगा, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि ये तादाद जो है वो यस में वोट ज्यादा है, और इंटरेस्टिंगली लोगों ने यस में भी वोट दिया और BNP को भी वोट दिया। तो इसका मतलब ये है कि इस इलेक्शन के होने के बाद सिर्फ ये नहीं होगा कि ये एक इलेक्शन है, बांग्लादेश एक नया बांग्लादेश होगा जो कवानीन और जो रेफरेंडम और उसके नतीजे में। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि ये जो नई असम्बली है ये 180 वर्किंग डेज के लिए कानून दस्तूर साज असम्बली का किरदार भी अदा करेगी। ठीक है। और वो बुनियादी रिफॉर्म है वो 180 डेज में करके उसके बाद फिर वो आगे चलेंगे। आखिरी कमेंट बिलाल गौरी साहब। जी जैसे माजिद साहब ने बताया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि रेफरेंडम के हक में बहुत ज्यादा वोट आए हैं, यानी लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। और यहाँ पे नौजवान बता रहे थे कि हाँ का मतलब है कि हम नया बांग्लादेश चाहते हैं, हम आज़ादी नहीं गुलामी चाहते, गुलामी नहीं बल्कि आज़ादी चाहते हैं। तो लेकिन मसला ये है कि जो BNP का रेफरेंडम के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से जो मौक़िफ़ रहा वो मुबहम रहा। इसके बरक्स जो जमात इस्लामी और NCP का मौक़िफ़ था वो बड़ा वाज़ेह था कि हम नया बांग्लादेश चाहते हैं। तो अब हुकूमत BNP बनाने जा रही है, लेकिन रेफरेंडम के हक में भी लोगों ने वोट दिया है। तो आगे चल के ये सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करेगी, इस पे आगे चल के बात होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, माजिद निज़ामी साहब, बिलाल गौरी साहब। ढाका से हमें बांग्लादेश के इंतखाबात में क्या कुछ हुआ और पाकिस्तान के इंतखाबात के बरक्स वहाँ पर क्या देखें कि जो शिकायत हैं बहुत मामूली रहीं, कम रही उनकी तादाद, और आज भी देखें कि कितने साल गुजरने के बाद पाकिस्तान में हर इंतखाबात पे सवालात उठते हैं। लेकिन हमारे बिल्कुल साथ हमारा ही हिस्सा रहने वाले जब बांग्लादेश में इंतखाबात हो रहे हैं और इतनी बड़ी तब्दीलियों के बाद हो रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर मौजूद है, पाकिस्तान से कोई 2 दर्जन से ज़ायद लोग मौजूद हैं वहाँ पे। ये सारी सूरत हाल है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।